So students, good morning to all of us. Now we are moving on to next topic, that is correlation. अभी देखिए हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा, उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर डिस्पर्शन पढ़ा. अभी देखिए इन दो चैप्टर्स का यूज कोरिलेशन में कैसे होता है. अभी देखो मीन निकालना हमने सीखा फर्स्ट चैप्टर में, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर आया डिस्पर्शन. डिस्पर्शन में हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सीखा. स्टैंडर्ड डिवीजन होता है सिग्मा. सिग्मा कैसे निकालता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन बाय. तो ये कहा तो फॉर्मूलेस अगले चैप्टर में अप्लाई होते हैं, तो इसीलिए हमें पहले ये चैप्टर पढ़ लेना अच्छा बहुत ही जरूरी है. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं कोरिलेशन की तरफ. कोरिलेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होता है. ठीक है, डेफिनेशन की बात करें. इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. It is a relationship between two variables, just like a price and demand, salary and expenditure, height and IQ level. Okay, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं रिलेशन कैसा. जिसका हाइट अच्छा उसका IQ लेवल अच्छा, जिसका हाइट कम उसका IQ लेवल कम, ऐसा हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. तो वैसे ही कोरिलेशन ये बेसिकली डिनोट होता है R से. अभी देखिए सिंपली मैं थोड़े बहुत ग्राफ्स के जैसे कि कोरिलेशन बेसिकली स्कैटर्ड डायग्राम से प्लॉट करके देखता है. जैसे कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप सिंपली क्या हो जाएगा, डिमांड घट जाएगा. पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा. पेट्रोल का प्राइस ठीक है बढ़ गया तो डिमांड घट गया. एट द सेम टाइम पेट्रोल का प्राइस कम होने का डिमांड बढ़ गया. और ये हमने सेम ग्राफ पे प्लॉट किया. कभी कभी क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, डिमांड बढ़ते जाता है. कभी कभी ये होता है डिमांड कांस्टेंट होता है, प्राइस बढ़ते जाता है. अभी देखो ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल ये बेसिकली देखो स्कैटर्ड डायग्राम होता है और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे हम पकड़ के ये लाइन कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं स्कैटर्ड डायग्राम. अगर आपके पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के वेरिएबल आपके पता है तो आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. तो यहाँ पर सिंपली ग्राफ से आपको पता करना है कि रिलेशन कैसा होगा. अभी देखो ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये नेगेटिव दिखा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है. ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन. तो देखो यहाँ पर दो ग्राफ इंटरसेक्ट हो गए तो हम बता नहीं सकते ये रिलेशन क्या होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज नो कोरिलेशन. रिलेशन ही नहीं है, जैसे कि हाइट और IQ लेवल में जैसे कुछ रिलेशन नहीं होगा वैसे ही यहाँ पर सिंपली ये ऊपर जा रहा है नीचे नहीं, ये सिंपल एक लाइन है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो कोरिलेशन. हियर ऑल्सो कॉल्ड एज नो कोरिलेशन. अभी ये ग्राफ्स के अलग अलग टाइप. ये ग्राफ्स तो बिल्कुल भी नहीं आता, पर इसका जो प्रॉपर्टी है वो अपने एग्जाम में बार बार नेट और सेट के एग्जाम में पूछा जाता है. तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ R, क्योंकि ये कोरिलेशन बेसिकली डिनोट होता है R से, तो इसीलिए हमें पहले समझना चाहिए ये R कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ R. तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट ये R ऑलवेज -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा, ना उसके नीचे ना ऊपर. जैसे प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी जैसे 0 और 1 के बीच में लाया जाता है, वैसे कोरिलेशन का R -1 से लेकर +1 के बीच में लाया जाता है. समझिए कि R इज इक्वल टू एग्जैक्टली +1 आ जाए और हमें कंक्लूजन देना है तो रिलेशनशिप कैसा होगा, तो इट इज एग्जैक्टली परफेक्ट पॉजिटिव. एग्जैक्टली आया ना इक्वल. वही अगर ये एग्जैक्टली परफेक्ट नेगेटिव आ जाए तो क्या पता है ये R 0.7 से लेके +1 के बीच में लाएगा. समझिए 0 to 0.7 और 0.7 to 1, तो ये होता है एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. तो होता है ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. यही R अगर कम हो जाए 0.7 से, समझिए 0 to 0.7 के बीच में आ जाए, ये वाला R 0 to 0.7, तो ये हो जाता है वीक पॉजिटिव. क्योंकि R का वैल्यू 0.7 से कम तो वीक, 0.7 से ऊपर तो दैट इज स्ट्रॉन्ग. आगे जाते हैं
आर का वैल्यू समझिए -0.7 से लेके -1 के बीच में आ जाए, तो दिस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। वही अगर ये कम हो जाए 0 और कभी कभी इस आर का वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ जाए, जैसे दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या एग्जैक्ट पैरेलल वर्टिकल और पैरेलल में मिला रहे, तो इट इज कॉल्ड एज ओके। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत, ये वाला ये वाली बहुत सारे प्रॉपर्टीज बार बार एग्जाम में रेपिटेटिव फॉर्म में पूछा जा रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। अभी ये कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन एंड दैट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, उसका दूसरा ही नाम है प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऐसे पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में तो देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाता हूँ वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। पर एग्जाम में फॉर्मूला ही आता है, कैलकुलेशन बिल्कुल कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा। तो इस आर को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ फर्स्ट मेथड दैट इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। फर्स्ट मेथड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। अभी ये कार्ल पियर्सन कोरिलेशन का फॉर्मूला R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी ये कोवेरियंस निकालते कैसे? कोवेरियंस मतलब दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन निकालते कैसे? तो समेशन xy अपॉन n माइनस x बार इंटू y, वही सिग्मा x निकालना है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि क्या होता है? डेटा में का एरर कम करता है। तो समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर, वही सिग्मा y निकालना है, तो समेशन y स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मेन है फॉर्मूला, एग्जाम्पल वगैरह बिल्कुल नहीं आता, तो ये फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए। अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जो वैल्यूज आते हैं उसको मैं कैसे इसमें पुट करके वैल्यू निकाल के आपको आंसर बताऊँ, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। आपको देते समय दो वेरिएबल आपको दिए x और y, समझिए x का वैल्यू 1 2 3 दिया और यहाँ पर 2 1 6 दिया, ऐसे देखिए। अभी जहाँ पर देखा बहुत जगह पे x बार y बार निकालना जरूरी है, मतलब मीन निकालना जरूरी है। इसका टोटल देखो तो 6 आता है, इसका टोटल देखो तो 9। x बार निकालना मतलब क्या होता है? समेशन x अपॉन n, मतलब कितना? 6 अपॉन 3, मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 2, क्योंकि तेरा सम इज 6 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 3। यस, वही अगर y बार निकालना है, समेशन y अपॉन n मतलब कितना? 9/3। उसके बाद हमने देखा कोवेरियंस में देखा फॉर्मूला समेशन xy, मतलब x इंटू वाई निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 1 इंटू 2